अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कुरान मजीद के साइंसी पहलू को समझना चाहते हैं, और इसी साइंसी पहलू को उजागर करने के लिए हज़रत मौलाना अल्लामा इब्नुल अरबी ने एक किताब लिखी है मवाक़िअन नजूम के नाम से। अब मवाक़िअन नजूम का लफ्ज़ हमें कुरान मजीद में कहाँ मिलता है? मवाक़िअन नजूम का लफ्ज़ हमें कुरान मजीद की सूरह अल वाक़िआ की आयत नंबर 75 में मिलता है, जिसमें अल्लाह ताला ने कसम उठाई है उन मकामात की जहाँ सितारे डूबते हैं। अब सितारे डूबने के मकामात कौन से हैं और इनकी तावील क्या की जा सकती है? डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब तफसीर बयानुल कुरान के अंदर इस चीज़ को वाज़ेह किया। उन्होंने कहा कि मवाक़िअन नजूम से मुराद वो मकामात हैं जहाँ सितारे और कहकशाएँ अपना वजूद खो देती हैं, और उनसे मुराद ब्लैक होल्स हैं। अब ये ब्लैक होल्स साइंस के लिहाज से कैसे हैं, पहले हमें इसको देखना होगा। तो ब्लैक होल्स को समझने के लिए हमें स्टार्स से वाकफियत होना ज़रूरी है, क्योंकि एक सितारा ही अपनी ज़िंदगी के इर्तिकाई मराहिल तय करते करते एक ब्लैक होल बन जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक सितारा कैसे वजूद में आता है। खला में ये जो बिखरी हुई है गर्द और ये जो बिखरे हुए हैं अजसाम, ये तमाम अजसाम ग्रेविटी के तहत करीब आते हैं। जब ये ग्रेविटी के तहत करीब आते हैं तो इनके करीब आने से, इनके जम होने से एक ठोस जिस्म वजूद में आ जाता है, और वो ठोस जिस्म प्रोटोस्टार कहलाता है। और ये प्रोटोस्टार घूमता रहता है। इसके जो अजसाम हैं, जो अज्जा हैं, जो एक दूसरे के करीब आ चुके होते हैं, वो एक दूसरे के साथ टकराते रहते हैं, और ये अपने एक्सेस, अपने महवर के गिर्द गर्दिश करते हुए अपनी जो शक्ल है वो गोल शक्ल में आता जाता है। इब्तदा में ये एक प्लेट की शक्ल में होता है, एक डिस्क की शक्ल में होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ये गोल शक्ल इख्तियार करता जाता है। और जब ये गोल शक्ल इख्तियार करता जाता है और इसके अजसाम एक दूसरे के साथ टकराते जाते हैं, तो इसके टकराव की वजह से इसका दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब इसका दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ता है और तकरीबन 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड के करीब पहुंचता है, उस वक्त ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है कि यहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन शुरू हो सके। अब फ्यूजन रिएक्शन क्या है? फ्यूजन रिएक्शन में छोटे जो न्यूक्लियस हैं वो मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, जैसा कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई मिलकर हीलियम बनाना शुरू करेंगे। यही अमल सूरज की सतह के ऊपर हो रहा है। तो यहाँ से एक सितारा अपनी ज़िंदगी में दाखिल होता है, जिसे मेन सीक्वेंस स्टार कहते हैं। हमारा सूरज जो रोज़ सुबह को चमकता है, ये एक मेन सीक्वेंस स्टार है, और ये अपनी ज़िंदगी के इसी मरहला के अंदर है। अब मेन सीक्वेंस स्टार अपनी ज़िंदगी जारी रखता है जब तक कि उसके अंदर मौजूद फ्यूल ख़त्म नहीं हो जाता। जिस तरह से आपको गाड़ी चला रहे हों और गाड़ी चलाते चलाते उस गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो जाए तो वो गाड़ी रुक जाती है, इसी तरह से अल्लाह ताला ने इन सितारों का भी फ्यूल बना रखा है, जो कि हाइड्रोजन की शक्ल में मौजूद है। अब हाइड्रोजन की शक्ल में जब मौजूद फ्यूल ख़त्म हो जाएगा, उस वक्त ये स्टार शिफ्ट करेगा अपने दूसरे फ्यूल पर। जिस तरह से कोई गाड़ी हाइब्रिड हो और इलेक्ट्रिक भी हो और साथ में उसके अंदर फ्यूल भी मौजूद हो, तो फ्यूल ख़त्म होने पर उसका इलेक्ट्रिक आप शुरू कर देते हैं, या अगर सीएनजी और पेट्रोल हो तो सीएनजी ख़त्म होने पर आप पेट्रोल स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह से एक स्टार के अंदर जब हाइड्रोजन ख़त्म हो जाएगी तो वो स्विच करेगा अपने दूसरे फ्यूल पर, जो कि क्या है? जो कि हीलियम है। और जब हीलियम की तरफ वो स्विच करेगा तो उसके अंदर मौजूद हाइड्रोजन ख़त्म हो चुकी होगी। इस वजह से वो स्टार अपने साइज़ से नीचे की जानिब अपनी ग्रेविटी की वजह से कंडेंस हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और जब वो छोटा होगा, उसके ऊपर जो सतह पर मौजूद हाइड्रोजन थी, वो हाइड्रोजन अचानक एक धमाका से फटेगी, और वो हाइड्रोजन इतनी दूर तक चली जाएगी कि फ़िज़ा में बिखर जाएगी। और उसका ये बिखरना उसे एक रेड जाइंट बना देगा, और अगर उसका साइज़ बहुत बड़ा है तो फिर वो रेड सुपर जाइंट बन जाएगा। रेड जाइंट या रेड सुपर जाइंट का मरहला आप तसव्वुर करें कि ये हमारा सूरज अगर रेड जाइंट बने और इसके ऊपर मौजूद हाइड्रोजन की वो तय ख़त्म हो, फट जाए, तो ये हमारी इस ज़मीन को भी खा जाएगा। ये इतना बड़ा हो जाएगा कि हमारी ज़मीन भी उसके अंदर आ जाएगी, सूरज का हिस्सा बन जाएगी।
और इसके ऊपर मौजूद तमाम ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एक दफ़ा जब ये सुपर मैसिव रेड जॉइंट फैलता है तो इसकी फैली हुई जो तहें हैं वो फिर वापस उसकी बॉडी के अंदर नहीं आती। वो इतनी फैल चुकी होती हैं कि वो अब खला में निकल जाती हैं और खला में चलते चलते वो किसी और सितारा या किसी और सैयारा के ऊपर जाके ठहर जाती हैं। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह अल हदीद के अंदर भी लोहे के नाज़िल किए जाने को बयान किया। तो लोहा किस तरह से ज़मीन पे उतारा गया, वो भी इसी तरह से सितारों में पैदा हुआ और सितारों में पैदा होने के बाद वो इसी तरह एक रेड जॉइंट धमाका के ज़रिए से, एक सुपरनोवा के ज़रिए से वो ज़मीन पर आया। अब जब सुपरनोवा के बाद ये सितारा अपनी ग्रेविटी के तहत गिरता रहता है और इसका साइज़ छोटा होता रहता है, तो इसके साइज़ के छोटा होते होते ये एक वाइट ड्वार्फ की शक्ल इख्तियार कर लेता है। वाइट ड्वार्फ को आप उर्दू में सफ़ेद बौना कह सकते हैं। अब ये सफ़ेद बौना सैयारा 1967 से पहले दुनिया का सबसे कसीफ तरीन जिस्म तस्वर होता था। ये वाइट ड्वार्फ सितारा एक ऐसा है कि आप एक गिलास पानी पीते हैं तो वो एक गिलास पानी आप अपने एक हाथ से उठा लेते हैं, और अगर वाइट ड्वार्फ के मादा का एक गिलास हो तो वो कई टन वज़नी होगा, जिसको बहुत सारी क्रेनें मिलकर उठाएंगी। वो इतना कसीफ होता है, और अगर इतना कसीफ है तो उसकी ग्रेविटी का अंदाज़ा लगाएं कि उसकी ग्रेविटी कितनी ज़्यादा होगी। उसकी ग्रेविटी बेतहाशा होती है, और उसकी ग्रेविटी को कौन सी चीज़ काउंटर करती है, वो होता है इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर। इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर उस ग्रेविटी को काउंटर करता है और वो दोनों में एक बैलेंस, एक तवाज़न आ जाता है। फिर ये वाइट ड्वार्फ कई सदियों तक एक वाइट ड्वार्फ के तौर पर जलता रहता है, जब तक कि ग्रेविटी और इलेक्ट्रॉन का डीजेनरेसी प्रेशर एक दूसरे पर हावी नहीं हो जाते। लेकिन फिर एक मरहला ऐसा आता है कि इलेक्ट्रॉन्स का डीजेनरेसी प्रेशर कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन ग्रेविटी की वजह से आपस में मिलना शुरू हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन बनाना शुरू कर देते हैं। इस स्टेज पर ये जो स्टार है ये न्यूट्रॉन्स पर मुश्तमिल होता है, और इसलिए इसको न्यूट्रॉन स्टार का नाम दिया जाता है। न्यूट्रॉन स्टार की कसाफत का अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो इसका एक मुकाब इंच, यानी इंसान के जिस्म का एक पोर, ये कई हज़ार टन वज़न के बराबर होगा, और इसकी कसाफत बेतहाशा होगी। यहाँ पे इसकी कसाफत को कौन सी चीज़ काउंटर करेगी? इसकी कसाफत को जो चीज़ काउंटर करेगी वो न्यूट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर होगा। तो न्यूट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर, ये साइंस की टर्म्स हैं, आप इनको गूगल के ज़रिए से भी चेक कर सकते हैं कि मज़ीद अगर आपने इसकी डिटेल देखनी है। न्यूट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर और ग्रेविटी एक दूसरे को काउंटर करते हैं, और ये फ्यूल चलता रहता है। फ्यूल कौन सा है? फ्यूल पहले हाइड्रोजन के मिलने से हीलियम बना, हीलियम के मिलने से लिथियम बना, लिथियम के मिलने से बेरिलियम बना। इसी तरह से ये सिलसिला चलता गया। कहाँ तक चला? लोहे तक, आयरन तक। जब लोहा बन गया तो लोहे से अब ऊपर के अजसाम फ्यूजन रिएक्शन के ज़रिए से नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि लोहे से भारी अजसाम के अंदर फिशन रिएक्शन शुरू हो जाता है। फिशन और फ्यूजन रिएक्शन एक दूसरे के मुखालिफ हैं। फ्यूजन रिएक्शन में छोटे न्यूक्लियाई मिलकर बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, जबकि फिशन रिएक्शन में बड़ा न्यूक्लियस टूटकर छोटे न्यूक्लियस में तकसीम हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि लोहे से भारी अजसाम अगर स्टार में बन जाएंगे तो वो टूट कर दोबारा से अपने से छोटे अजसाम में तहलील हो जाएंगे। लिहाजा एक स्टार लोहे से भारी अजसाम को बतौर ईंधन इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अब क्या होगा? लोहे तक का सिलसिला जब मुकम्मल हो गया तो अब उस स्टार की कसाफत इस कदर बढ़ गई कि वो इलेक्ट्रॉन्स के डीजेनरेसी प्रेशर से भी आगे निकल गया। अब उसकी ग्रेविटी उसको मज़ीद सिकुड़ने पर मजबूर करती है।
और वो इस कदर कंडेंस हो जाता है कि वो एक इवेंट हॉरिजन का इलाका बन जाता है। इवेंट हॉरिजन क्या है? इवेंट हॉरिजन से मुराद एक ऐसा इलाका है जहां स्पेस एंड टाइम की ऐसी कर्व बनती है कि वहां से कोई चीज़ बाहर नहीं निकल सकती, चाहे वो रोशनी हो। अब आप देखें कि कहीं से निकलने के लिए क्या चीज़ चाहिए? स्पीड चाहिए। और इस दुनिया में, इस कायनात में सबसे ज़्यादा तेज़ तरीन चीज़ क्या है? रोशनी है। तो रोशनी भी वहाँ से नहीं निकल पाती। इसी वजह से हमें वो स्याह दिखाई देते हैं और उनका नाम ब्लैक होल्स रखा गया। 1969 में एक अमेरिकी माहिर फल्कियात जॉन व्हीलर ने इसका नाम ब्लैक होल रखा। ब्लैक होल क्यों? क्योंकि हमें ये बिल्कुल स्याह दिखाई देते हैं, इतने स्याह कि इनको टेलीस्कोप्स के ज़रिए से भी मालूम करना बहुत मुश्किल है। ब्लैक होल के मरकज़ को सिंगुलैरिटी का नाम दिया जाता है। अब सिंगुलैरिटी एक ऐसा इलाका है जहाँ पे उसका तमाम जिस्म, उसका तमाम मादा मरकूज़ होता हुआ महसूस होता है और इसी की जानिब वो चीज़ें गिरती रहती हैं और ये उसका मरकज़ कहलाता है। ये जो ब्लैक होल है, इसका मादा इस कदर कसीफ होता है कि इसका 1 मिलीमीटर क्यूब कितना बनेगा? सिर्फ एक कतरा। जिस तरह से पानी का एक कतरा होता है, इसी तरह से एक कतरा अगर एक ब्लैक होल का हो तो उसका वज़न कई लाख टन होगा। यानी इस ज़मीन पर कोई ऐसी क्रेन मौजूद नहीं होगी कि जो उस एक कतरे को उठा सके। और ये ब्लैक होल इतने कसीफ होते हैं कि जब इनके करीब से कोई सितारा गुज़रे तो ये उसको खींच कर अपने अंदर ले जाते हैं। एक सितारे की तो क्या मजाल है, एक कहकशां, एक गैलेक्सी अगर इनके करीब से गुज़रे तो उस पूरी की पूरी गैलेक्सी को ये खा जाएंगे और ये खींच कर अपने अंदर उन चीज़ों को डबो ले जाते हैं। और वो चीज़ें कहाँ जाती हैं, इस हवाले से साइंस अभी तक खामोश है। साइंस को नहीं मालूम कि वो चीज़ें कहाँ जाती हैं। साइंस का भी यही मानना है और उलमाए कराम का भी यही मानना है कि ये चैनल्स हैं, ये वो रास्ते हैं जिनके ज़रिए से जो अजसाम है वो एक कायनात से दूसरी कायनात में निकल जाते हैं। यानी इन ब्लैक होल्स के अंदर जो भी चीज़ें गिरती हैं, चाहे वो स्टार्स हैं, चाहे वो गैलेक्सीज़ हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ है, वो इसके अंदर गिरते हुए एक नई कायनात में पहुंच जाती है। यानी ये रास्ते हैं एक कायनात से दूसरी कायनात में जाने के लिए। और अल्लाह ताला ने सूरह वाक़िया की आयत नंबर 75 में भी इन्हीं की कसम उठाई है, जो कि एक बहुत बड़ी कसम है। ब्लैक होल्स 3 किस्म के हैं। इनकी जो पहली किस्म है वो स्टेलर ब्लैक होल्स के नाम से पहचानी जाती है। ये जो ब्लैक होल्स हैं ये एक प्लेट की शक्ल के होते हैं और इनका मैस, इनका मादा तकरीबन 20 सूरज के लगभग होता है। अब 20 सूरज के बराबर इसका हुजम नहीं, बल्कि इसका वज़न 20 सूरजों के बराबर होता है। साइज़ में ये बहुत छोटा होता है। अब अगर हम बात करें इससे अगले दर्जे के ब्लैक होल्स की, तो उनका नाम इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स है। इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स जो हैं ये 100 सूरज से लेकर 1,00,000 सूरजों के वज़न के बराबर होता है। ब्लैक होल्स की जो तीसरी किस्म है सुपर मैसिव ब्लैक होल्स कहलाती है। ये सुपर मैसिव ब्लैक होल्स इस कदर ज़्यादा वज़न रखते हैं कि ये कई लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों सूरजों के वज़न के बराबर होते हैं। और साइंसदानों का मानना यही है कि हर कहकशां के दरमियान, हर कहकशां के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद है जिसके इर्द गिर्द वो पूरी कहकशां घूम रही है। इसको एक ग्रेट अट्रैक्टर का नाम दिया गया है। ग्रेट अट्रैक्टर, अजीम कशिश कुनिंदा, जो उन चीज़ों को कशिश करता है और इसी की कशिश की वजह से वो चीज़ें घूम रही हैं।